आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूकैरियोटिक जो है वो सेल के बारे में डिस्कशन की कि ये हमारे पास जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला सेल है। अब हमने देखना है कि यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में मौजूद ऑर्गेनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह होती है जिस तरह के एक ह्यूमन की बॉडी में ऑर्गन्स की होती है। तो अब हमारे पास बिल्कुल ये वही सिस्टम है जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर हम जिसको स्टडी करते हैं, तो उसी तरह ऑर्गेनल्स भी आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के फंक्शन में। तो हमने उनको देखना है आज। तो आज में हमने जो ऑर्गेनल स्टडी करना है यूकैरियोटिक सेल का वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बहुत से जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स होते हैं और वो हमने स्टडी करने हैं, जैसे कि हमारे पास राइबोसोम्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोलस और फिर हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं। तो हमने अब जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑर्गेनल को हमने स्टडी करना है और उनको एक्सप्लेन करना है एक लेक्चर में। तो आज का हमारा जो फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके कुछ फीचर्स हैं, साथ डिस्क्रिप्शन है, हमने उसको स्टडी करना है अपनी बुक फर्स्ट ईयर की बुक के मुताबिक। और हमारे पास ये जो है डायग्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एग्जिबिट करती है। अभी हम इसको भी डायग्रामेटिकली देखेंगे, पहले हम फीचर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास फीचर है विजिबिलिटी कि हमें ये यूकैरियोटिक सेल में किस तरह नज़र आता है। ये बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑब्वियस सी बात है हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही एक यूकैरियोटिक सेल का सेल बजाते खुद एक बहुत ही स्मॉल जो है वो यूनिट होता है पूरी बॉडी का। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिल के एक बॉडी बनाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट है, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो हेल्प लेनी होगी और हमें वो किस तरह का हमारे पास जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नेटवर्क ऑफ चैनल्स की तौर पे जो है वो नज़र आएगा। मींस एक ऐसा चैनल जो नेटवर्क के फॉर्म में पूरे सेल में एक्सटेंड हुआ होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। इसी बात को जो है ये नेक्स्ट फीचर एक्सप्लेन करता है कि चैनल्स की फॉर्म में है एक तो हमारे पास ये ऑर्गेनल, तो इसकी कंटिन्यूटी क्या है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ हुआ है। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये हमारे पास अगर एक सेल है तो सेल के मिड में हमारे पास जो है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल एट द सेंटर होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है हमारे पास पेरिफेरल साइड पर जो है वो पुश हो जाता है। तो यहाँ पर एनिमल के केस में बात हो रही है कि न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल एट द सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है जो उसकी सरफेस को कवर करती है, उससे लेके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जिसने सेल की मेम्ब्रेन होती है आउटर सरफेस पर, उस तक एक्सटेंड हुआ है हमारे पास इस तरह का जो चैनल है। तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में होता है, नेटवर्क्स बने होते हैं जो कि एक्सटेंड हुए होते हैं थ्रू आउट द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट है न्यू अपीयरेंस के इसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी होती है कि वो वेरी करती रहती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मींस इसकी कोई जो है वो फिक्स्ड जो है अपीयरेंस नहीं होती है, वो वेरी करती रहती है फ्रॉम सेल टू सेल। उसने चेंज होना होता है, उसकी शेप में, उसके साइज़ में, उसके स्ट्रक्चर में जो है वो वेरिएबिलिटी आती है। तो ये इसकी अपीयरेंस की बात हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टर्नी। जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। यहाँ पर जो है सिस्टर्नल स्पेस मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है मौजूद। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ट्यूबुलर या स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। अब हमारे पास ये मेम्ब्रेन ट्यूबुलर और स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये देख लें ट्यूबुलर फॉर्म जो है इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है और हम अगर इनकी टर्मिनल पोर्शंस को देखें तो वहाँ पर स्फेरिकल शेप भी ये बना रही है कहीं कहीं पोर्शंस पर। तो इसलिए इसको ट्यूबुलर स्फेरिकल मेम्ब्रेन कहा जाता है जो कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के दरमियान में और चैनल के मटेरियल के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, एज अ बैरियर एक्ट करती है।
करती है कि चैनल में जो मटेरियल है सारा जो भी सिंथेसिस हो रही है चैनल के अंदर, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म जो सेल का जो है सारी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी हो रही है साइटोप्लाज्म में, तो उस इन दोनों में बैरियर जो है वो सिस्टर्नी होता है जो कि एक मेम्ब्रेन है। जिस तरह हमारे पास सेल की एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो इन्वायरमेंट में एक मेम्ब्रेन के तौर पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, उसी तरह हमारे पास सिस्टर्नी चैनल के मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के दरमियान में एज अ बैरियर एक्ट करती है। तो ये हमारे पास पहले 4 फीचर थे, हम मज़ीद अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की कुछ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखते हैं जो कि हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। हमारे पास एक रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम RER से इसकी एब्रीवेशन है, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER इसकी एब्रीवेशन है। तो रफ़ सरफेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर अटैच राइबोसोम इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास ब्लू डॉट्स में मैंने शो करवाए हैं ये राइबोसोम्स हैं। मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिस्टर्नल स्पेस यानी कि सिस्टर्नी के साथ उसकी मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच्ड हमारे पास स्ट्रक्चर्स ग्रेनुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, और वो पोर्शन जिसमें हमारे पास अटैच राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एरिया है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जो स्मूथ सरफेस है और उसमें कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको शो करवाया। ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं इन दोनों के। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच हैं, राइबोसोम्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, तो राइबोसोम्स जो हैं उसके अटैच होने की वजह से रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, और उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कर देता है ईदर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और टू आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी कि हमारे पास जो है प्रोटीन बनने के बाद चैनल्स के जो है वो पोर्स में भी पुश हो सकती है, उसके बाद वो सेल से बाहर जाने के लिए गोल्जी अपैरेटस के थ्रू जो है वो जा सकती है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद गोल्जी अपैरेटस में ये सेल से बाहर जा सकती है ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो जाए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये इसका फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नंबर ऑफ़ फंक्शंस हैं, जैसे कि हम जो भी ड्रग्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनकी कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट जिनको कहा जाता है, तो उनकी ये उन हार्मफुल ड्रग्स की ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम कर देता है हमारी बॉडी पर, और इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पर भी। नर्व इम्पल्स जो है उसकी जो है ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ सेल्स में, और वो सेल्स हमारे पास नर्व सेल है और मसल सेल्स हैं। इन दोनों सेल्स को हम जो है डिस्कस कर चुके हुए हैं काफ़ी डिटेल में। तो ये 2 सेल्स हैं जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो है मेटाबॉलिज्म मींस यूटिलाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है, पर्टिकुलरली लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं ये पर्टिकुलर हैं जिसकी मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में इसकी यूटिलाइजेशन है सेल लेवल पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व होता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक मटेरियल की जो है ट्रांसफॉर्मेशन उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। थ्रू गोल्जी अपैरेटस जो है वो आउटसाइड द सेल जो है वो मटेरियल मूव करता है। अब कलेक्टिवली बात की जाए तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक थ्रू आउट चैनल है पूरा हमारे सेल में, तो वो एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने से जो है जो सेल है उसकी शेप मेंटेन रहती है, तो ये भी इसका फंक्शन है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होती है प्रोटीन की और बहुत से मटेरियल होते हैं जिनको हम चैनल मटेरियल बोलते हैं, तो उसका या तो साइटोप्लाज्म में वो स्टोर हो जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, या ज़रूरत पड़ने पर वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये था इसका हमारा टॉपिक जिसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया। ये हमारे पास वन ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है हमारे पास कलेक्टिवली जो एरियाज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं।
तो अब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स जो हैं मज़ीद डिस्कस करेंगे, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। तो इसके लिए जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। सीक्वेंशियल वे में चलेंगे, हम एक एक ऑर्गेनल को जो है हम इलेबोरेट करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे डायग्रामेटिकली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।